जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेदांश एकेडमी में। दोस्तों 2024 का अंतिम पड़ाव में और 2025 का स्वागत करने के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाया है अपने दोस्तों का, ग्रुप्स का। यहाँ कोई टीचर नहीं है दोस्तों, क्योंकि टीचर कहाँ कोई बन पाता है भाई। टीचर तो अंबेडकर साहब हैं, टीचर तो ज्योतिबा फूले साहब थे। तो हम लोग टीचर नहीं है, दोस्तों का एक ग्रुप है। और वो सारे ग्रुप हम लोग मिल करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि सभी लोग मिल करके एक साथ कुछ अच्छा कर पाएँ। तो यही इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप पूरा सहयोग और मदद कीजिएगा। आपको मिलवाते हैं हमारे जो टीचर टीम है और जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम हो पाया है। उनसे पहले हम लोग रूबरू होते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे परम आदरणीय, जिनके प्रोत्साहन और सहयोग से ये सारा काम हो रखा है। सुयश कुमार ज्योति इनका नाम है। और मैं इनके बारे में क्या ही बताऊं। इनका जो अनुभव रहा है समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का, और वो भी शिक्षा के माध्यम से, वो बड़ा ही अतुलनीय रहा है। तो इन्हीं के सहयोग से ये सारा काम हो रखा है। इनका नाम है सुयश कुमार ज्योति। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे टीम में। देखिए टीम में क्या क्या है। आपको मिलेगा क्या, एक दोस्तों का ग्रुप मिलेगा, सारे दोस्त हैं और सभी मिल करके हम लोग क्या करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वन डे का चाहे कुछ भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आईबीपीएस में मतलब हो, एसबीआई पीओ हो, जो भी एग्जाम, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीआरई हो, सारा का काम यहाँ पे हम लोग मिल करके पढ़ने का काम करेंगे। देखिए पहला फोटो आपको दिख रहा होगा, ये साहब हैं। इनका नाम है राजीव जी, है ना। सर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सर का कोई यहाँ पे संज्ञा नहीं है, नाउन ही नहीं है सर का। ठीक है, यहाँ पे राजीव जी हैं, ये विनोद जी हैं, ये संजीव जी हैं। फोटो आप देख ही रहे होंगे, सब चकाचक है। गौरव जी हैं ये। अगर इनकी बात करें, सेहतमंद सर हैं ये, मतलब दोस्त हैं हमारे। ये आपको रीजनिंग के बारे में बातें करेंगे। बातें क्या करेंगे, रीजनिंग का सेट्स लेकर के आएंगे, रेलवे का, बिहार एसएससी का। और रीजनिंग का सेट हम लोग सब मिल करके इनके साथ पढ़ेंगे और ये भी अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसा आपको महसूस होगा वो फीडबैक आप हमें दीजिएगा कमेंट के जरिए। दूसरा देखिए विनोद जी हैं। ये आपको एच पी सी BPHPCL जो होता है दोस्तों, बेसिकली ये ट्रेड के टीचर हैं। ये एक्चुअल में टीचर हैं। ये दोस्त के ग्रुप तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इनका एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, तो इनको हम लोग टीचर कह सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेड आपको लेंगे। उसके बाद फिर ये संजीव जी हैं, देखने में भी क्यूट लगते हैं और इनका जो तजुर्बा है पढ़ाने का और पढ़ने का, दोनों का एक बेहतरीन है, अनुभवी हैं। संजीव जी हैं, ये आपको बिहार दरोगा के बिहार दरोगा के मास्टर क्लास लेकर के आएंगे। आपको बिहार दरोगा के सेट्स वगैरह कराएंगे। इनसे आप मुखातिब होइएगा सेट्स के जरिए, जीके जीएस हो, साइंस हो, कुछ भी हो। और ये हैं गौरव जी, ये आपको साइंस में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों लेकर के आपके साथ आएंगे। दूसरा स्लाइड देखिए, हमारे पास और भी हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी सुप्रिया मैम है। इनका भी एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है। ये अपने छात्र जीवन में बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही हैं और साथ ही साथ अभी ये टीचिंग लाइन में भी बहुत बढ़िया इनका इन्फ्लुएंस रहा है। खास करके कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है। ये आपके साथ आएंगी बायो को लेकर के, बायो लाएंगी। और इनका एक विशेषज्ञता है डाइट और नरिशमेंट में, डाइट प्लस नरिशमेंट। अब ये क्या होता है यही बताएंगे, हमको भी पता नहीं क्या होता है। इनकी विशेषज्ञता है, ये अब लेकर के आएंगे तो हो सकता है हम सभी के लिए एक फ़ायदेमंद हो। और नेक्स्ट है हमारे शालू मैम। ये जो दिख रही हैं आपको, ये शालू मैम है। ये आपको बीपीएससी टीआरई 4 का जो है ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगी। आप इन्हें भी ज़रूर देखिएगा और जो भी फीडबैक होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्या हमारा वीडियो, अच्छा एक बात देखते होंगे दोस्तों, दो दो को स्लाइड देख लिए, सब फोटो आ गया। हमू तो हैं भाई, हमारा फोटोए नहीं है यहाँ पे। देखिए तो कहीं पे कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए सब चश्मा उश्मा लगा करके सब है, हम नहीं हैं। कोई बात नहीं, हम सामने हम खड़े हैं ना भाई, है ना। सबका नाम भी लिखा, मेरा नाम भी पता नहीं है, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, देखिए ज़रा
अब बढ़ते हैं अगला आज के प्रश्न की। अब आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। अब कुछ ना कुछ क्या करेंगे आप ही बताइए। साथ ही साथ बड़ा आसान आसान सवाल लेकर आए हैं आपके सामने में, आप उसका आंसर भी दीजिएगा, और जो बातें हम लोग करेंगे आप मदद भी कीजिएगा उसमें। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। लिंक में दे रखे हैं टेलीग्राम का चैनल, मतलब लिंक मैंने क्या मतलब नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल लिंक, आप उसे जाकर के ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट आए एग्ज़ाम से रिलेटेड या यहाँ पे जो भी डिस्कस होगा उसका आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन की बात नहीं है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे प्रश्न की ओर, थोड़ा देख लेते हैं, फिलॉसफी भी झाड़ लेते हैं, ज़रूरी है, मार्केट में आजकल यही सब चल रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है ना। पंख 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 को चैलेंज दे रहा है। अब कोई चिड़िया चुनमुन देख लेगा इसको, सुन लेगा इसको, तो फालतू को लताड़ेगा हम लोगों को, गिरे बकलोलवा, बिना पंखे का हम उड़ रहे हैं, हमारा बहुत जो है क्या हो रहा है, हैं? कोई बात नहीं भाई साहब, आइए प्रश्न की ओर। देखिए आज का पहला प्रश्न है भाई, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आपका क्या आना चाहिए, जो पूछूंगा वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए कोनो बात नहीं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि मुगलकालीन इतिहास में किसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। मुगलकालीन इतिहास में किसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, किसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो आप हमें बताइए किसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सैयद बंधु आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। सैयद बंधु के देखिएगा दोस्तों, तो ये दो भाई थे, है ना। एक है सैयद हुसैन, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए सैयद बंधु की अगर बात करें, एक है सैयद हुसैन साहब, दिख रहा है आप लोग को बढ़िया से, एक है सैयद हुसैन साहब, एक दूसरा है अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां, इनको जो मुगलकालीन इतिहास, बेसिकली मुगलकालीन इतिहास यहाँ पे कहना बहुत बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि मुगलकालीन इतिहास आप जानते हैं कि 1526 में बाबर आया। 1526 में बाबर आया पहली बार, पानीपत की पहली लड़ाई हुई, इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश का स्थापना किया। बाबर आया कब, 1526 में, याद रखिए बाबर आया कब, 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई, ये आप जानते होंगे। लेकिन सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये बाबर जो हैं आए भाई साहब यहाँ पे 1526 में, बाबर थे कहाँ के, तो ये उज्बेक थे, उज्बेकिस्तान यानी मध्य एशिया जो है, सेंट्रल एशिया जो है वहाँ के रहने वाले थे, ट्राइब्स थे। इनका जो संबंध है दोस्तों बाबर का अगर बात करें तो इनका संबंध चंगेज खां से भी है और तैमूर लंग से भी है, ठीक है। तो ये भाई साहब मंगोल भी हैं और उज्बेक भी हैं, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, लेकिन बाबर गाजी की उपाधि कब धारण किया, तो 1526 में इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की, लेकिन एक साल के बाद 1527 में, एक साल के बाद 1527 में इन्होंने राणा सांगा के साथ युद्ध किया, राणा सांगा के साथ युद्ध किया। उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। क्या नाम है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और इसी खानवा युद्ध के बाद इन्होंने अपने आप को गाजी कहा, गाजी की उपाधि धारण किया। ये तो बाबर की कहानी हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुगलकालीन इतिहास, तो 1526 में मुगलकालीन इतिहास शुरू होती है, और आप जानते हैं 1857 तक मुगलकालीन इतिहास चलती है। 1857 तक बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेज पीट पाट के कहाँ भेज दिया था, रंगून, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान वर्मा को, म्यांमार को कहा जाता है। तो ये टाइम पीरियड जो है मुगलकालीन इतिहास का है। लेकिन अब बताइए 1526 से शुरू हुआ, 1857 तक चला है, इस बीच में हुआ क्या है कि कुछ एक राजा हुए जो अपने आप को क्या समझ गए कि हमारा तो विरासत है भारत, है ना। तो आप ये समझिए कि बाबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यहाँ औरंगजेब, यहाँ तक तो मुगल बादशाह पूरा चरम उत्कर्ष पे था, मतलब उनकी अच्छी खासी चल रही थी, काम अपनी बन रही थी। जैसे ही 1707 ईस्वी में, जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु होता है,
ध्यान से सुनिएगा। 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो 1707 के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है। उत्तराधिकारी कहने का मतलब अब राजा कौन बनेगा, उत्तराधिकारी कहने का मतलब अब राजा कौन बनेगा। और उसके बाद जो भी राजा हुए हैं 1707 के बाद, वो सभी क्या हुए हैं, अयोग्य शासक हुए हैं। क्या हुए हैं, अयोग्य शासक हुए हैं। उसमें उतनी काबिलियत थी नहीं, नशेड़ी गजेड़ी सब उसके बाद बना है। 1707 के बाद का जो मुगलकालीन इतिहास है उसको उत्तर मुगलकालीन इतिहास के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर मुगलकालीन इतिहास के रूप में जानते हैं, ये है उत्तर मुगलकालीन, उत्तर मुगलकालीन इतिहास के बारे में। तो 1707 से लेकर के ये जो आपको दिख रहा है 1857, ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है, उत्तर मुगलकालीन। तो हम डिवाइड कर सकते हैं क्या कि 1526 से लेकर के 1707 तक, देखिए 1526 से लेकर के 1707 तक ये हो गया मुगलकालीन, यहाँ हो गया मुगलकालीन। और 1707 से 1857 तक हो गया उत्तर मुगलकालीन। मतलब औरंगजेब भाई साहब का मृत्यु हुआ और टाइम पीरियड को दो भागों में बांट दिया। समझ रहे हैं कितना खतरनाक था औरंगजेब। हाँ भाई साहब खतरनाक तो था। तो सैयद बंधु को ही यहाँ पे उत्तर होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। उत्तर मुगलकालीन इतिहास में इसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। ऐसा इसीलिए भाई साहब क्योंकि 1707 के बाद जो है इन्होंने खेल करना शुरू कर दिया। कौन, सैयद बंधु ने क्या क्या खेल किया, तो अपने मर्जी से शासक बना देता था और अपने मर्जी से उस शासक को हटा देता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझें कि 1719 में क्या हुआ, बताते हैं आपको कि इसको हम क्यों शासक निर्माता के रूप में इसको हम लोग याद करें या जानें, है ना। 1719 में क्या हुआ दोस्तों, 1719 में इन्होंने, सैयद बंधु ने क्या किया 1719 में, तो मराठा के जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, इसकी सहायता लेकर के दिल्ली पे चढ़ाई किया। और चढ़ाई करने के बाद फारूक सियर को, किसको, फारूक सियर को, फारूक सियर को मारा, लड़ाई किया, अंधा करके इसको भगा दिया। फारूक सियर को इसको मार करके क्या किया, अंधा करके भगा दिया। ठीक है, मतलब बनाया भी था फारूक सियर को इन्हीं ने, कौन, सैयद बंधु ने ही। और अंधा करके इसको शासन गद्दी पर से हटाया भी किसने, सैयद बंधु ने ही। तो इसी सब जो उनका जो हरकत था उठापटक करने का, इसी सब के चलते उनको क्या हुआ, उनको मुगलकालीन इतिहास में कहा गया कि भाई साहब आप क्या हैं, शासक निर्माता के तौर पे आप जाने जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। देखिए, सबसे अगर पहली बात करें अपन तो भारत में 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा आया। कौन आया, 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा आया। कहाँ पे, तो कालीकट बंदरगाह जो दोस्तों, ये जो इंडियन मैप है इसमें कालीकट बंदरगाह जो है, यहाँ पे कालीकट बंदरगाह जो है, यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा अपना आया। कालीकट बंदरगाह है कहाँ पे, तो केरल में है। ठीक है, 1498 में। और इसको आने के लिए 1498 में इसको भारत में आने के लिए एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मजीद। कौन थे भाई साहब, अब्दुल मजीद साहब थे, गुजराती व्यापारी थे, याद रखिएगा नाम एग्जाम में पूछता है। अब्दुल मजीद साहब थे। इन्होंने, अब्दुल मजीद साहब ने इसको मेडागास्कर के पास, कहाँ पे, तो मेडागास्कर, याद रखिएगा, वर्ल्ड मैप आप जब देखेंगे तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर के पास अब्दुल मजीद ने इसको कहा, किसको, वास्को डी गामा के, कि बकलोल आप इधर जाओ, इंडिया इधर है। नहीं तो वो चल जा रहा था इंडोनेशिया, बार बार चल रहा था इंडोनेशिया। तो कहा जाता है कि समुद्री मार्ग का खोज किसने किया है, तो उन्होंने वास्को डी गामा ने किया है, लेकिन भारत का खोज नहीं किया है। भारत का खोज कहाँ से करेगा भाई साहब, 1498 में भारत का खोज कहाँ से, इस समुद्री मार्ग का खोज किया है, रास्ता का खोज किया है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आए, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आए, तो अल्मेडा है। कौन है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना। अल्मेडा साहब आए थे पहले पुर्तगाली। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को जरा देखिएगा, अल्बुकर्क आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल भी बनता है। अल्बुकर्क से क्या सवाल बनेगा, तो भाई साहब इन्होंने 1510 ईस्वी में, 1500 अल्मेडा के बाद इन्होंने अल्बुकर्क आया था। तो 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान, याद रखिएगा, बीजापुर के सुल्तान थे कौन, यूसुफ आदिल शाह। कौन, यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को छीन लिया था।
युद्ध करके। 1510 ईस्वी में आपसे सवाल पूछा जाता है कि अल्बुकर्क जो हैं वो गोवा को कब जो है छीना था, तो 1510 ईस्वी में। किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है। ये कैप्टन हॉकिंस जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये जेम्स प्रथम के जो हैं वो राजदूत थे। इन्होंने मुगल दरबार में सबसे पहले आया था। ऑप्शन नंबर डी आपको कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात कर रहा है। जहांगीर के दरबार में ये आया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बंगाल में किसने तकावी ऋण देने की शुरुआत किया? तकावी ऋण होता क्या है, पहले उसको देखते हैं। तकावी ऋण क्या होता है? देखिए, तकावी ऋण जो है दोस्तों, ये कृषि कर्ज है। कृषि के लिए कर्ज है। और कैसा कर्ज है? अग्रिम कर्ज है। कृषि के लिए अग्रिम कर्ज। कृषि के लिए अग्रिम कर्ज है ये। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपको आलू को बोना है, पैसा तो है नहीं अब करें क्या? तो राजा के पास दौड़े दौड़े गया। किसान सब जाता था कि भाई साहब हमको आलू बोना है, हम क्या करें? तो हमें ऋण दीजिए। तो इस ऋण का जो शुरुआत किसने किया था वो आपको पूछ रहा है। वो उसी प्रकार के ऋण को हम लोग तकावी ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तकावी ऋण कहते हैं। तो ये मुर्शिद कुली खां साहब जो हैं, मुर्शिद कुली खां साहब, इन्होंने शुरुआत करा था। ठीक है। मुर्शिद कुली खां साहब जो है इन्होंने शुरुआत करा था। इन्होंने 1713 ईस्वी में, शायद देख लीजिएगा, एग्जैक्ट तो डेट याद नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि 1713 ईस्वी में बंगाल का ये शासक बना था, स्वतंत्र शासक बना था। अगर आप और नज़र डालें तो 1713 ईस्वी में मुगल शासक कौन था? तो फारूक सियर था। कौन था? फारूक सियर था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जब मुर्शिद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र शासक बने थे, स्वतंत्र राजा बने थे, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो फारूक सियर था। ठीक है। क्योंकि 1713 से लेकर के 1719 तक फारूक सियर रहे थे। ठीक है दोस्तों। अब जरा देखिए, अलीवर्दी खां आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। इसके बारे में भी थोड़ा बातें करते हैं। अलीवर्दी खां का क्या? देखिए, अलीवर्दी खां भाई साहब खतरनाक आदमी था। क्या खतरनाक आदमी था? क्योंकि ये बिहार का क्या था? अलीवर्दी खां बिहार का सूबेदार था। अब सूबेदार होता क्या है? देखिए, सूबेदार मतलब हुआ कि एक प्रांत में टैक्स वसूलना। प्रांत का शासक को सूबेदार कहते हैं, या सूबे का शासक को सूबेदार कहते हैं। ये भाई साहब अलीवर्दी खां साहब जो थे, ये बिहार के सूबेदार थे। ठीक है, बिहार के सूबेदार थे। इन्होंने क्या किया? गिरिया का युद्ध किया। कब? 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किया। किसके साथ? 1740 में क्या किया? गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया का युद्ध हुआ 1740 ईस्वी में। किसके साथ किया? तो सरफराज के साथ किया। तो सवाल बन सकता है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो 1740 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? तो अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में हुआ। ठीक है। और ये जो है भाई साहब, जो पहले बिहार के सूबेदार थे, पहले बिहार के सूबेदार थे, और ये बन गए क्या? बाद में शासक बन गए बंगाल के। बंगाल का ही प्रांत था बिहार, उड़ीसा। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि जब ये बंगाल के शासक बने ना, उस समय बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जब शासक बने तो मुगल बादशाह को टैक्स देना बंद कर दिए। बोले हम 1 रुपया नहीं देंगे, जो भी हमारा टैक्स आया हम अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, विकास और वृद्धि के लिए अपने अपने प्रांत में, यानी अपने जो साम्राज्य है उसको अच्छा सुदृढ़ करने के लिए हम लगाएंगे, हम टैक्सवा तुमको नहीं देंगे। तो टैक्स देना बंद कर दिया। तो इसको मुर्शिद कुली खां के समय में बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगा था। सरफराज हो गया। सिराजुद्दौला के समय में दोस्तों क्या हुआ था? सिराजुद्दौला के समय में क्या हुआ था? आप जानते होंगे कि 23 जून 1756 में, 23 जून 1756 में इन्होंने, इसके समय में हुआ था ब्लैक हॉल ट्रेजिडी। याद रखिएगा। तो ये सब सवाल तो आपको पता ही होगा, बहुत बार पूछा गया है ना। काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना में इन्होंने क्या किया था कि 146 अंग्रेज को कूच दिया था पकड़ के। कैसे कूचा था? 146 अंग्रेज को पकड़ा, और तनी को जो रूमा होता है ना, जिसमें कबूतर उबूतर को रखते हैं, उतना बड़ा साइज के रूम में घुसा दिया 146 को पकड़ के, दाम एकदम चाँप रहा है। अब 146, अब जानते हैं दूसरा दिन जब गेटवा खोला ना, तो 146 में से 23 को जिंदा था। 123 को निपटा दिया रातें रात। अब सोचिए कितना बड़ा, कितना छोटा रूम होगा, उसमें 146 को घुसाया, जिसमें 23 बचा, तो 123 खत्म हो गया।
और ये सभी इसके जो रचयिता है ना वो हॉलवेल हैं, जेड हॉलवेल के अनुसार ऐसा कहा गया है। जेड हॉलवेल हैं, एक एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, जेड हॉलवेल, ठीक है। जेड हॉलवेल थे, अंग्रेज थे, अधिकारी थे। इन्होंने ये लिखा है कि भाई साहब कि सिराजुद्दौला इतना खतरनाक आदमी है भैया, ये तो अंग्रेज का नाक में दम कर रखा है। कैसे? तो तनी को रूम में 146 को घुसा दिया और दूसरा दिन देखते हैं 23 को जिंदा है, 123 को खत्म निपटा दिया, है ना। तो खतरनाक है। यानी पूछा जा सकता है कि ब्लैक हॉल ट्रेजिडी या काल कोठरी की घटना किसके समय में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, चलिए बढ़ते हैं। देखिए मैकाल पठार कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि मैकाल पठार कहाँ स्थित है। सबसे पहली बात तो देखिए मैकाल पठार जो है ये 2 स्टेट में फैला हुआ है, 2 स्टेट में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश में भी इसका पार्ट देखने को मिलता है और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों जगह देखने को मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में ना रहे तो आप मध्य प्रदेश को क्या कीजिएगा? सही मानिएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश भी दिख रहा है और छत्तीसगढ़ भी दिख रहा है, तो ऑप्शन छत्तीसगढ़ होगा, क्योंकि मैकाल पठार का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मैकाल पठार की सर्वोच्च चोटी क्या, क्योंकि मैकाल पर्वत भी है, एक मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत भी है, यही 2 राज्य में फैला हुआ है बॉर्डर पे। इसका अगर सर्वोच्च यानी पीक पूछ ले कि इसका सर्वोच्च चोटी जो है उसका वो क्या है, तो आप कहेंगे क्या है वो? अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। यहीं से क्या निकलती है? नर्मदा रिवर निकलती है, सोन नदी जो है यहीं से निकलती है अमरकंटक में। और नर्मदा रिवर आप जानते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि अमरकंटक का जो चोटी है, अमरकंटक से निकलती है, वो कौन? नर्मदा रिवर। क्लियर है। छोटा नागपुर का पठार अगर आपसे पूछे तो छोटा नागपुर का पठार आप जानती होंगे, झारखंड में है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं भाई साहब। देखिए कांगड़ा घाटी कहाँ स्थित है? कांगड़ा घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कांगड़ा घाटी के अलावा और क्या क्या है, तो पांगी घाटी, पांगी घाटी भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चंबा घाटी अगर पूछ दे आपको कहाँ है, तो चंबा घाटी भी कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में है। आपको पार्वती घाटी अगर पूछ दे कहाँ है, तो पार्वती घाटी भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि नुब्रा घाटी कहाँ है, बहुत बार सवाल पूछा है दोस्तों, मजाक में मत लीजिएगा इसको। देखिए हम टेक्निकल आदमी नहीं हैं, तो ये हमको खूब जो है नाच निखाता है। सीख लेंगे ना जिस दिन, उस दिन तोड़ देंगे इसको। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, आदमी करते करते सीखता है कि नहीं। नुब्रा घाटी लिखिएगा, नुब्रा, नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ है भाई? नुब्रा घाटी लद्दाख में है। अगर पूछे सुरू घाटी कहाँ है भाई साहब, सुरू घाटी, तो सुरू घाटी आपका उत्तराखंड में है। कहीं फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? ये सब एग्जाम में आता है भैया, इसको आप स्टैटिक जीके के रूप में पढ़ते रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, यही दोस्ती है ना, कोई बात नहीं, मत कीजिए, करना पड़ेगा, कर दीजिए भाई साहब। अरे कोनो पैसा थोड़ी ना खर्चा हो रहा है, नहीं ना हो रहा भाई, कीजिए कीजिए जल्दी जल्दी, और लोगों से भी करवाइए, मज़ा आएगा तब। देखिए विश्व का कौन सा देश सबसे बड़े दोहरे भू आवेष्टित हैं? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सवाल बड़ा टेक्निकल है। यहाँ पूछ रहा है कि विश्व का कौन सा देश सबसे बड़े दोहरे, यहाँ पूछ रहा है दोहरे, दोहरे दोहरे पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्या पूछ रहा है? दोहरे। अगर सिर्फ पूछता ऐसे कि विश्व का कौन सा देश सबसे बड़ा भू आवेष्टित है, दोहरा अगर नहीं होता, तो आप 100% सही मार के आते। क्या मारते आप? तब मारते आप कजाकिस्तान। दोहरे का मतलब, सबसे पहले तो भू आवेष्टित का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई देश है, ठीक है, लफंदर नियन लग रहे हैं, पाकिस्तानी इसका नाम रखते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान देश है ये। 420 देश है दोस्तों, जानबे करते हैं आप, पाकिस्तान है, सपोज करते हैं, हालांकि पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता है, भू आवेष्टित वो नहीं है, लेकिन मान लीजिए, चलिए नहीं मानेंगे, टेक्निकली गलत हो जाएगा, नहीं मानते हैं, ठीक है ना। मंगोलिया मान लेते हैं, लीजिए मंगोलिया, मंगोलिया चीन के जस्ट ऊपर देखिएगा वर्ल्ड मैप पे आपको मंगोलिया दिखाई देगा। तो मंगोलिया देश है, सपोज कर लिए, इसके आसपास में, इसके आसपास में अगर कहीं समुंदर नहीं है, मतलब वो लैंड लॉक्ड है, समुंदर नहीं है इसका मतलब वो लैंड लॉक्ड है, और लैंड लॉक्ड को क्या बोलते हैं? भू आवेष्टित। ऐसा दुनिया में केवल 24 देश है। कितने देश है दोस्तों? 24 टोटल देश हैं दुनिया में जो कि लैंड लॉक है, मतलब जिसका बाउंड्री जो है ना वो वाटर से शेयर नहीं करता, सी या ओशियन से शेयर नहीं करता। अगर पूछता कि विश्व का कौन सा देश सबसे बड़े भू आवेष्टित है, तो हमारा कजाकिस्तान आंसर होता।
क्या होता है हमारा? कजाकिस्तान आंसर होता है, हमारा कजाकिस्तान आंसर होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि दोहरे भूअवस्थित, मतलब दोहरे का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक ए, क्या मान लीजिए भाई साहब, मान लीजिए ए कोई देश है, ए कोई देश है और इस देश का बाउंड्री जो है लैंडलॉक्ड है, मतलब ऐसे देश से है, मतलब कहने का मतलब ए कोई देश है जिसका बाउंड्री शेयर जो है समुद्र से नहीं हो रहा है। और जब मान लीजिए कि इसके आसपास कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो खुद लैंडलॉक है, मान लीजिए ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, छः और सात और आठ, आठ ऐसे देश हैं जो खुद लैंडलॉक हैं। एक तो पहले ए था लैंडलॉक, इसका शेयर किसी समुद्र से नहीं मिल रहा है। दूसरे ये जिस देश से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है वो देश खुद लैंडलॉक है, तो इसको बोलते हैं क्या? दोहरे लैंडलॉक। समझ में आ गया होगा। ऐसा दुनिया में दो ही देश हैं दोस्तों, ऐसा दुनिया में क्या है? दो ही देश है। कौन कौन है? तो एक है उज्बेकिस्तान, दूसरा लिचेस्टीन। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का देश है और लिचेस्टीन यूरोप का देश है, यूरोप एशिया मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट का। तो लिचेस्टीन छोटा होगा, उज्बेकिस्तान बड़ा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो है बेसिकली यहाँ का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल और पूछता है ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है, लाओस। लाओस साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब कंबोडिया, म्यांमार और जो वियतनाम है, ये सब जो है साउथ ईस्ट एशिया के, उसमें लाओस एक ऐसा देश है दोस्तों, सिंगल एक ऐसा देश है साउथ ईस्ट एशिया का जो कि लैंडलॉक है। तो ये भी कभी कभी सवाल में पूछा जा सकता है कि साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का कौन सा देश है जो कि लैंडलॉक होता है, तो वो लाओस होगा। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए। देखिए ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है? ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है, ये आपको बताना है कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा लिंडेमान ने। किसने दिया है? लिंडेमान ने। अच्छा, ये अर्नेस्ट हेकल जो है, अर्नेस्ट हेकल जो है ये क्या है? तो यहाँ पे अर्नेस्ट नहीं, अर्नेस्ट होगा। यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल जो है, इन्होंने इकोलॉजी का काम किया है। इकोलॉजी वर्ड जो है, इकोलॉजी वर्ड बोलिए या इकोलॉजी टर्म बोलिए, उन्होंने ये बताया है। और यहाँ जो ये टेंसले है, टेंसले, इन्होंने इकोसिस्टम बताया, पारिस्थितिकी तंत्र बताया। पारिस्थितिकी तंत्र जो है टेंसले ने बताया, और पारिस्थितिकी के बारे में जो है अर्नेस्ट हेकल ने बताया। तो यहाँ लिखिएगा इकोसिस्टम, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सवाल पूछता है ये। इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया भाई साहब? तो टेंसले ने बताया। और ये नॉर्मन मायर्स जो आपको दिख रहा है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हॉटस्पॉट के बारे में बताया। हॉटस्पॉट समझ रहे हैं ना, जैसे पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है, हिमालयन रीजन हमारा हॉटस्पॉट है, इंडो वर्मा जो है वो हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है कि एक बड़े क्षेत्र में, बड़ा एरिया जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पेसीज का और खास करके स्थानीय प्रजाति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उनमें दुख और संकट समय समय पर आते रहता है, तो उस एरिया को हॉटस्पॉट में नामकरण उसका किया जाता है। ठीक है, तो हॉटस्पॉट का जो है नामकरण नॉर्मन मायर्स ने किया था, टेंसले जो है वो इकोसिस्टम ने बताया था, और अर्नेस्ट हेकल जो है वो इकोलॉजी के बारे में बताया था, और 10% ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने लिंडेमान ने दिया था। क्लियर हो गया चारों ऑप्शन? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, एक और बात बताना चाहते हैं आपसे। अगर आपकी कोई भी राय, प्रतिक्रिया, अभिक्रिया, अभी तो स्टार्टिंग, हमारा तो पहला वीडियो है आज, धीरे धीरे आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। ये आसान कंटेंट है, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको देखने को, एनटीपीसी का हम लोग सीरीज चलाएंगे, ग्रुप डी का भी जो वैकेंसी आया है, बहुत कम वैकेंसी है, उस पर भी बातें करेंगे। उसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह लेते आएंगे। तो आपकी जो भी राय, प्रतिक्रिया, अभिक्रिया जो भी हो, और कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके अंदर हो रहा हो और आप चाह रहे हैं कि वो हम दिल के बाहर निकले, तो आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई रोक टोक नहीं है। जाइए कमेंट बॉक्स में आप अपना भड़ास निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए 8वें नंबर प्रश्न में आइए कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य भाई साहब महाराष्ट्र है। पंजाब आप सोच रहे होंगे, लेकिन आंसर पंजाब नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये है ना, स्टैटिक का बढ़िया प्रश्न है कि पंजाब, क्योंकि कृषि से ज़्यादा कमा कौन रहा है? पंजाब खूब कमाता है। बिहार यूपी का आदमी जो है भर भर के ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन खोल रखा है, जाता है आदमी। तो पंजाब जो है कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया है, महाराष्ट्र दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? बहुत बार सवाल आया है दोस्तों ये। ठीक है, आप इसको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। प्लान्ड इकोनॉमी को जो है आपको बताना है, प्लान्ड इकोनॉमी का जो है लेखक कौन है वो बताना है। सबसे पहले एक बात बताइए, प्लान्ड इकोनॉमी का जो प्रकाशन है दोस्तों,
ये आपको याद रखना है, कभी ये पूछा गया है प्रश्न। आप अगर घटना चक्र लगाते होंगे तो आपको प्रीवियस ईयर में ये दिखेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी का प्रकाशन जो है दोस्तों 1934 में हुआ है। कब हुआ है? 1934 में। और इसमें खास बात क्या था कि भारत का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, भारत का विकास के लिए, खास बात यह है कि भारत का या भारत की विकास के लिए, भारत की विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो सवाल अगर बढ़िया करेगा तो ये पूछ सकता है 10 वार्षिक या 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था इसमें। किसमें? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। लिखा कौन था? विश्वेश्वरैया साहब लिखे थे, इंजीनियर थे भाई साहब ये, है ना। 1934 में प्रकाशन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि नारायण अग्रवाल क्या हुए थे, नारायण अग्रवाल, अगर ऑप्शन नंबर बी का अगर आप देखें तो नारायण अग्रवाल भाई साहब 1944 में, कब? 1944 में गांधीवादी योजना इन्होंने लॉन्च किया था। क्या किया था? गांधीवादी योजना। कब? 1944 में गांधीवादी योजना जो है ये लॉन्च किया था। अगर जेपी की बात करें, मतलब जयप्रकाश नारायण की बात करें, तो इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना, याद रखिएगा ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। 1950 में सर्वोदय योजना ने इन्होंने लॉन्च किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए 10वें नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय ग्रामीण, इसको नरेगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी दोस्तों 2006 में। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी के जयंती पे इसका नाम नरेगा से बदल करके मनरेगा कर दिया गया। कब? 2009 में मनरेगा हो गया। ठीक है, मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। अगर आपसे पूछे कि नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को। और सिंपली पूछे आपसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना की शुरुआत कब हुई, तो वो 2006 में हुई। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे भैया। देखिए संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुआ था, अलग नहीं, विभाजन नहीं हुआ था, उस समय की बात कह रहा है। सबसे पहले तो एक बात बताइए कि संविधान सभा जो है वो किसके परामर्श, मतलब किस पे आधारित था? हमारा संविधान सभा जो है ये किस पे आधारित था? तो आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन पे आधारित है ये, है ना। कैबिनेट मिशन जो है, जो कि आया था कहाँ से? ब्रिटिश से आया था कैबिनेट मिशन, उस पर आधारित है हमारा संविधान सभा। इसमें आपसे सवाल पूछा गया कि कितनी जो है, कुल कितनी सीटें जो है निर्धारित की गई थी? तो स्टार्टिंग में 389 सीटें जो हैं वो निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 सीट जो है दोस्तों वो ब्रिटिश प्रांत से आता था। ब्रिटिश प्रांत से 292 सीट जो है दोस्तों क्या आता था? ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ब्रिटिश प्रोविंसेस से आया था। ठीक है, और देसी रियासतें भी थी इसमें, और गवर्नर का भी कुछ सीटें जो है रिजर्व की गई थी। तो और उसके बाद अगर आपसे ये सवाल ये पूछा जाए दोस्तों, याद रखने के लिए याद रखिएगा कि संविधान सभा में ऐसा कौन सा देसी रियासत था जो कि भाग लेने से मना कर दिया? संविधान सभा में ऐसा कौन सा देसी रियासत था जिनका प्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, प्रतिनिधित्व था ही नहीं? तो वह हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है सवाल कि हैदराबाद का स्थापना किसके द्वारा हुआ है? तो तुरानियों द्वारा हुआ है, याद रखिएगा। तुरानियों द्वारा हैदराबाद का स्थापना किया गया है। और अवध का जो है ईरानियों के द्वारा किया गया है। हालांकि बहुत रेयर पूछा गया है, 1-2 बार पूछा गया, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक आपको बताना। टोटल 12 बैठक हुए थे दोस्तों, है ना। टोटल टोटल बैठक कितने हुए थे? 12 हुए थे। आपको अंतिम बैठक बताना है, तो ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था अंतिम बैठक। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है ना। ये कौन हो गया, है ना, कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? अच्छा एक बात बताइए, आप कभी मार्केट उर्केट जा रहे हैं दोस्तों का ग्रुप में, जो दोस्त आपका बहुत ही क्या होगा, बलवान होगा, शरीर जिसका हृष्ट पुष्ट हो, खतरनाक टाइप का, खली टाइप दिखता हो, पहलवान टाइप का, तो आप उससे आशा क्या रखते हैं?
आइसक्रीम का पैसा वो देगा ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आशा आप उससे ये रखते होंगे दोस्तों कि कहीं मारपीट हो गया तो क्योंकि इसका शरीर में बल है तो हमको क्या करेगा, वो रक्षा करेगा। तो रक्षा मंत्री क्या होगा, सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन है। और ये जो बी आर अम्बेडकर साहब, ये कानून यानी विधि मंत्री इनको बनाया गया था। क्या बनाया था, विधि मंत्री इनको बनाया गया था अम्बेडकर साहब का। इनके बारे में क्या ही कहना दोस्तों, अम्बेडकर साहब। जगजीवन राम जो है दोस्तों, ये श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम, इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, बिहार के रहने वाले हैं। राजेंद्र प्रसाद को कृषि और प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। बाद में राष्ट्रपति वगैरह बने हैं वो। आगे बढ़े। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है, ये सवाल तो हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि भारत की जो प्रस्तावना है दोस्तों, प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत को, ये जो प्रस्तावना प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, ये प्रियम्बल में भारत शब्द का, हिंदुस्तान शब्द का और इंडिया शब्द का कितने कितने बार उपयोग हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। पहले आते हैं यहाँ पे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख हुआ है। अगर प्रस्तावना में अगर न्याय की बात करेंगे तो सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन तरह के न्याय का उपयोग किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना हमने लिया कहाँ से है दोस्तों, तो अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। भारत का संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए और है भी। तो न्याय की अगर बात करेंगे तो कितने न्याय है दोस्तों, तीन न्याय है, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदुस्तान शब्द का उपयोग कितने बार किया गया हमारे प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखिए भाई, कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। इसका अगर केमिकल नेम की अगर बात करें दोस्तों, विटामिन B12 की, तो केमिकल नेम की अगर बात करें तो होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। हिंदी में भी लिखेंगे तो वही साइनोकोबालामीन ही होगा। इसमें कोबाल्ट का जो है, और ये कोबाल्ट जो है ना दोस्तों, इसमें जो विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है, यानी CO लिख रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझिएगा, कोबाल्ट लिखा हुआ है। कोबाल्ट जो है ये माइक्रो एलिमेंट के तौर में यूज होता है। माइक्रो मैक्रो मैक्रो एलिमेंट मतलब बहुत कम अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि भयानक ट्रक भर दिए, नहीं, छोटे अमाउंट, छोटे तत्व के रूप में जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट का उपयोग होता है। अच्छा, ये विटामिन B12 जो है दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। आप जानते हैं कि विटामिन जो है, विटामिन B1 से लेकर के B17 तक जो ये है, ये बी कॉम्प्लेक्स में आता है। मतलब विटामिन का ग्रुप बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सारा हम नहीं पढ़ते हैं, हमें उपयोग नहीं है उसका, डॉक्टर वगैरह पढ़ते होंगे या पढ़ते हैं। तो B1 से B17 तक जो होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें B12 एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि आपको नेचुरली जो प्राप्त होता है वो होता है आपको एनिमल से। आप आप अंडा खाएं, मछली खाएं, या फिर मछली का जो तेल होता है दोस्तों वो खाएं, उसमें से आपको विटामिन B12 मिलेगा। चिकन खाएं और मटन खाएं, रेड मीट खाएं, वाइट मीट, जो भी खाना है सिर्फ एनिमल सोर्सेज से आपको प्राप्त होगा। अगर यहाँ विटामिन के की बात करें दोस्तों, विटामिन के जो है ये आपको हेल्प करता है किसमें, रक्त को स्रावित ना होने में मदद करता है। कौन, विटामिन के। मान लीजिए कहीं आपका स्किन कट गया, कहीं भी स्किन कट गया, तो स्किन कटने के बाद अगर रक्त यानी ब्लड जो है, ब्लड फ्लो जो है अगर नहीं रुके तो क्या होगा, है ना। इसके लिए एक बीमारी भी है, जो ब्लड फ्लो जो है नहीं रुकता है, उसको हीमोफेलिया कहते हैं, है ना। तो विटामिन के जो है दोस्तों ये आपको हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन एग्जाम में कि विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में कौन मदद करता है, तो विटामिन ए करता है, विटामिन के करता है, सॉरी, विटामिन के। यहाँ पे जो विटामिन B6 दे रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात की, RBC लेवल को ये बढ़ाता है। RBC लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाता है, RBC लेवल को बढ़ाता है। और एक खास बात आपको बताएं, क्या खास बात, कि आप सोते हैं, ठंड का समय है, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सो जाते होंगे। सोने के बाद आपको सपना आता होगा, सपने में सपना आती होगी, और उसको जब आप सुबह रिवाइज करने की कोशिश करते होंगे, मतलब रात की सपने में आई हुई सपना को जब हकीकत में याद करते हैं, तो उस याद करने की जो प्रोसेस है, यानी याद जो दिलाने वाला काम है, वो विटामिन B6 का है।
यानी विटामिन B6 हमें ड्रीम को याद करवाता है, यानी ये हमें सपना याद करने में मदद करता है। सपना को, सपना मतलब समझ रहे हैं ना क्या है, हाँ, सपना याद करवाने में मदद करता है विटामिन B6। विटामिन डी की बात करें दोस्तों, विटामिन डी के साथ खेला है, क्या खेला है जरा बात करते हैं इसको, आइए तो जरा देखिए। विटामिन डी जो है ना, लोग बोल देता है कि सनलाइट में बैठ जाओ आपको विटामिन डी मिल जाएगा। तो भाई जब सनलाइट में विटामिन डी है तो सनलाइट को सनलाइट क्यों कहते हैं? कह देते हैं कि आज विटामिन डी बहुत निकला है, आज कह देते हैं कि विटामिन डी आज निकला ही नहीं है, बादल छाया हुआ है। उसका रीज़न है हमारे स्किन के अंदर जो है दोस्तों, हमारे स्किन के अंदर, स्किन के जस्ट नीचे अंदर में एक 7 डिहाइड्रो एसी फैट होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो जब आप सनलाइट लेते हैं, जब आप सनलाइट में बैठते हैं, खास करके 11 बजे से लेकर के 1 बजे के सनलाइट में, 11 से लेकर के 1, अब सुबह सुबह सूरज निकल गया, आप जा करके बैठ गए तो उसमें नमी की मात्रा होती है, ठीक है। तो 11 से 1 बजे जब आप सनलाइट में जाते हैं तो सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ती है, तो आपकी स्किन के जस्ट नीचे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, और यही 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो दिख रहा है दोस्तों, ये कन्वर्ट करता है विटामिन डी में, ठीक है। तो डायरेक्टली हमको विटामिन डी जो है सनलाइट से नहीं मिलता, उसके लिए ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। लगता है अगले प्रश्न पे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये सारा कुछ पीपीटी जो है लिखा हुआ एकदम एनोटेशन के साथ मिल जाएगा। किस वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी, किस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ किसी होगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, किसी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एक बात बताइए, गतिज ऊर्जा मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बचपन से पढ़ते हो और आ रहे होंगे, आप याद कीजिए, आज से 200 साल पहले आप जब पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी इसका शुरू होता है हाफ mv², जहाँ पे m जो है मास है और v जो है क्या है, वेलोसिटी है। और अगर बात करें तो ये वेलोसिटी जो है दोस्तों, ये वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब कहते हैं इसको सदिश राशि है। क्या ये सदिश राशि है, ठीक है। और मास जो होता है दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें, द्रव्यमान, द्रव्यमान एक किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब होता है शाश्वत गुण, शाश्वत गुण मतलब जिसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। यानी मास कन्वर्ट जो होगा दोस्तों, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कहने का कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मास आपका चेंज नहीं होगा, मास चेंज आपका नहीं होगा, और ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है ये। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। आप मुझे एक बात कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोमेंटम जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है। अब हम सवालों पे आते हैं। तो सवाल कहता क्या है कि अगर द्रव्यमान को दुगुना कर दें, द्रव्यमान को दुगुना कर दें, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें क्या होगा। तो सपोज कर लीजिए आप कि आपका पहला काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपका पहला काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है आपका। अब आप क्या किए, अब आप क्या किए दोस्तों, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आप डैश निकाल रहे हैं, आप मास को दुगुना कर दिए, तो हाफ m की जगह क्या आ जाएगा 2m, और यहाँ पे v², m की जगह क्या आ जाएगा 2m और v²। यहाँ से देखिए तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली आया क्या, यहाँ पे आया हाफ, हाफ तो खत्म हो गया दोस्तों, आया mv²। क्या आया mv²। अब मुझे एक बात बताइए, पहले आपका हाफ mv² था, अभी आ रहा है आपका mv², तो क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आई दे देते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी डैश मतलब फाइनल दे देते हैं। अभी आपका क्या हो गया, दुगुना हो गया। अगर मान लीजिए आपको सॉल्व बहुत जल्दी करना है, तो आपको इतना माथा लगाने का, माथा पच्ची करने की ज़रूरत है नहीं। कैसे ज़रूरत नहीं है, आप इतना बात हमें बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहेंगे आप कि हाफ mv² होता है। अगर आपसे हम पूछें कि भाई एक बात बताना, ये काइनेटिक एनर्जी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, हाफ क्या है, कांस्टेंट है, तो हाफ को हटा दो, आप हाफ को क्या करो, हटा दो, ये चेंज होने वाला है नहीं। आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना दोस्तों, यहाँ से ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हैं, मास का। मतलब मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मास घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। यहाँ पे कह रहा है कि मास अगर दुगुना हो रहा है, द्रव्यमान दुगुना हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, दुगुना होगा। तो इतना ये कहानी, राम कहानी लिखने का कोई ज़रूरत था नहीं। और वेलोसिटी के स्क्वायर का दुगुना होता है,
ये भी समझ लो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का भी, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर का। मतलब अगर वेलोसिटी दुगुना होगा, अगर वेलोसिटी क्या होगा, अगर वेलोसिटी दुगुना होगा तो दुगुना नहीं, दो का स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी अगर दुगुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर मास 4 गुना बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना होगा। मास अगर 5 टाइम्स इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 5 टाइम्स होगा। लेकिन वेलोसिटी के साथ क्योंकि अभी वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फॉर्मूला में आपको दिख रहा है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। देखिए भैया, कह रहा है किस ताप पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मान समान होता है। कभी न कभी आपको जीवन में बुखार फीवर वगैरह हुआ ही होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आप जो थर्मामीटर लगाते हैं मुंह में या जहाँ भी लगाते हैं आप, तो थर्मामीटर में जो आपको टेम्परेचर दिखाता है कि आप डॉक्टर साहब को बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं 108 डिग्री बुखार हो गया है, उसके बाद नहीं बोलते हैं क्योंकि सबको पता ही नहीं होता है आज ज़्यादातर लोगों को कि 808 108 या 104 डिग्री सेंटीग्रेड में हुआ है कि फ़ारेनहाइट में हुआ है कि नीतीश कुमार में हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो आप जो थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं फीवर मापने के लिए, वो आपको सेंटीग्रेड में बताता है या फिर फ़ारेनहाइट में बताता है। फिलहाल सवाल पे आएंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री। इसका एक बेहतरीन आपको फॉर्मूला मैं बताता हूँ। अगर वो फॉर्मूला आपने याद रखा तो इस तरह के सवाल आपको कभी गलत होगा नहीं। कैसे, आपको याद रखना है कि C/5 इजकल्स टू F-32/9, बस इतना ही याद रखना है। C/5 इजकल्स टू F-32/9। सी क्या है, ये सी जो है ये क्या है, ये सी है सेंटीग्रेड, ये क्या है सेंटीग्रेड। और ये एफ क्या है, तो एफ है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आपको सेंटीग्रेड में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट आंसर में निकल जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट दे रखा है तो सेंटीग्रेड आप निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फिलहाल ये तो आप याद ही रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में आता है। कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, मतलब रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। आप ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। अगर आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन E=mc² सभी लोग जानते हैं, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc²। अच्छा एक बात बताइए कि भारतीय इतिहास में किसको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारत की बात है, आप हमें ये भी बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा कभी अगर सवाल आपसे पूछ दे, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई इक्वेशन हुआ है तो E=mc² हुआ है। लेकिन आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। सोचिए, इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला किसके लिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सवाल पूछता है भैया कि आइंस्टीन को किस क्षेत्र में यानी किस काम के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है इसको नोबेल प्राइज मिला था। किसको, आइंस्टीन साहब को। अगर रदरफोर्ड की बात करें तो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, आप जानते हैं अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, गोल्ड फाइल लिया इन्होंने, फाइल मतलब पतला चतरा होता है, उन्होंने फिर अल्फा रेज इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया, और इन्होंने बताया था कि ज़्यादातर एटम्स जो हैं, रदरफोर्ड ने बताया था कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम जो है, ज़्यादातर जो एटम्स का जो पार्ट है वो वैकेंट है, खाली है ना। और बीच में सेंटर में, एटम का सेंटर में कुछ ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मास है जो कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसको वो क्या करता है, डेविएट करता है ना। तो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो है उस किसको बोलते हैं, रदरफोर्ड को बोलते हैं। और इन्होंने न्यूक्लियस का, एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, इनके बारे में बताया था। रोएंटजेन जो है दोस्तों, इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। किसका किया था, एक्सरे का खोज किया था। ठीक है, खोज क्या मतलब, बनाया था। आगे बढ़ते हैं। बनाया नहीं था दोस्तों, एक्सरे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ऑलरेडी था, उन्होंने बताया। देखिए, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह क्या किस नियम के अनुसार होती है दोस्तों, ये अवोगाड्रो होता है। अब अवोगाड्रो सिस्टम, आप अवोगाड्रो नंबर जानते होंगे, इसको ए भी बोलते हैं। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। 6.023 भी यहाँ लिखा मिलेगा कहीं कहीं पे, तो वो आप कंफ्यूज ना कीजिए। 6.023 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल के बराबर होता है, यानी 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ
सब्सटेंस बोल देते हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो बराबर होता है अवोगाड्रो नंबर, एबी नंबर का। अवोगाड्रो नंबर मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स, या इतना पैसा मान लो। और ये नंबर छोटा है क्या, इतना पैसा हो जाएगा तो बताओ यार, मज़ा ही आ जाना फिर। ठीक है, देखिए आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए भाई साहब। आदि वराह मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो आदि वराह मंदिर का निर्माण दोस्तों कहाँ पे है, आदि वराह जो है इनका निर्माण कराए थे सिंह विष्णु ने। कौन कराए थे, सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु थे कौन, ये जो आपको दिख रहा है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये सभी जो हैं ये पल्लव वंश के राजा हैं। क्या हैं, पल्लव, पल्लव वंश, पल्लव वंश के शासक हैं, पल्लव वंश के शासक हैं ये सभी। पल्लव वंश कहाँ पे, तमिलनाडु का। पल्लव वंश के शासक हैं, तो पल्लव वंश कहाँ का, दक्षिण भारत तमिलनाडु के शासक थे। अगर आपसे पूछे कि पल्लव वंश का राजधानी कहाँ था, तो कांची में था, जिसको कांचीपुरम भी कहते हैं। कांची या फिर कांचीपुरम इनका राजधानी था। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे, तो यही सिंह विष्णु साहब थे। इन्होंने आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन इन्होंने एक रचना की थी, इससे सवाल बड़ा एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लिख लीजिएगा कि मत विलास प्रहसन, मत विलास, मत विलास प्रहसन की रचना जो है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था, महेंद्र वर्मन ने किया था। किसने किया था, महेंद्र वर्मन ने किया था। ठीक है, ये नरसिंह वर्मन जो है दोस्तों, द्वितीय जो दूसरा जो है, इन्होंने इन्होंने राजा सिंह की उपाधि धारण की थी, राजा सिंह की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, प्रीवियस ईयर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, क्या कि जब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, अरब, अरब साहेब है, अरबों का आक्रमण हुआ, तो दक्षिण भारत में कौन राजा था, ये सवाल पूछा गया है। तो जब भारत में अरब का आक्रमण हुआ था दोस्तों, तो उस समय पल्लव वंश के जो शासक थे वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। और आपको पता है कि भारत में अरब का आक्रमण कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। कौन, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने अटैक किया था कश्मीर में, एक ब्राह्मण राजा था दाहिर, उसके ऊपर में। तो जब अरब का आक्रमण हुआ था, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब अटैक किया था, तो पल्लव वंश का राजा कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने राजा सिंह की उपाधि धारण की थी, मतलब राजा सिंह का मतलब राजाओं में सिंह जैसा राजा, आगम प्रिय, शास्त्रों का ज्ञानी, और शंकर भक्त, तीनों याद रखिएगा, राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त, तीनों उपाधि इन्होंने धारण किया था। ये अप्पर जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये अप्पर एक तमिल संत हैं। अप्पर क्या है, तमिल संत हैं, इनके बारे में भी बताऊँ आपको। अप्पर जो है दोस्तों ये तमिल संत हैं। इनका कहानी कुछ यूं है, ये जो महेंद्र वर्मन आपको दिख रहा है, ये महेंद्र वर्मन पहले जैन मतावली के थे। जैन मतावली मतलब जैन धर्म का पालन करते थे। ठीक है, जैन धर्म को मानते थे, कौन, महेंद्र वर्मन। और यही संत के प्रभाव में आकर के, यही संत के प्रभाव में आकर के इन्होंने शैव धर्म में कन्वर्ट हो गया। शैव मतलब जो भगवान शंकर के उपासना करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जीके जीएस के 20 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब 10 प्रश्न बहुत जल्दी में, रफ्तार में, एक स्मार्ट तरीके से समझते हैं गणित के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। दिख रहा है आपको, सबसे ज़रूरी क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा यूजर आईडी है ना। आपको जाना है, या आप अभी आ गए हैं तो जाना कहाँ है, आ गए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और यहीं रहिए। आपको कल से देखिए कितने मज़ेदार मज़ेदार आपकी जो रिवीजन है उसको बहुत ही बूस्ट मिलेगा, एक नए तरीके से, जो स्मार्ट तरीका है। क्वेश्चंस के जरिए हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कितना लोग पढ़ते रहेगा भाई साहब। ये आपको कर देना है, ये भी करना है। और इसको इसको घंटा का बटन वहाँ नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन घंटा का बटन आपके वहाँ पे होगा, उसको ज़ोर से दबाइए चाँप करके। टेंशन की बात नहीं है, आगे जो होगा देखा जाएगा। फिर वही आ गया है, इस पे आप फोकस नहीं करके इस पे फोकस कीजिए। कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। देखिए CHSL में पूछा गया है, 2022 का पेपर है। आसान सवाल है, बहुत आसान है। इसमें ये मतलब पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि 30 मार्क वाली सवाल है, ये आसान सवाल है। इसको करेंगे कि 100 और 1000 के बीच में, देखिए ये शब्द को देखिए, बीच, बीच, बीच जब आ गया, इसका मतलब ना तो हमको 100 को इंक्लूड करना है और ना तो 1000 को इंक्लूड करना है। ये दोनों के बीच में जो भी आएगा ना उसको लेना है, जो 17 से विभाज्य है। इसको बनाने का मेथड ये है दोस्तों, या तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बनाएं, एपी से। कैसे बनाएं एपी से, आप पहला टर्म लेंगे कि भाई साहब 117 ऐसा पहला संख्या होगा जो कि 100 और 1000 के बीच में है, और 17 से डिवीजन भी हो रहा है, सॉरी 119,
117 नहीं, 119। इसके बाद फिर 17 जोड़ते जाइए, 17 जोड़ते जाइए, 17 जोड़ते जाइए, और 1000 से पहले देख लीजिए कौन 17। मतलब अगर इस प्रोसेस से गए आप तो आपको सुबह हो जाएगा, तब तक सब एग्ज़ाम से बाहर आ जाएगा और हम लोग करते ही रहेंगे इसे, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, 1000 को 17 से भागा देना है, और उसमें से घटा देना है आपको 100 माइनस 17 से भाग दे करके, ठीक है। बताइए यहाँ पे इसको भाग दीजिए, क्या आएगा, 17 पचा 85, बचा कितना 15, और 17 17 8 है 36, यानी 58 आ गया। रिमाइंडर नहीं लिखना है, मतलब जितना जितने में एग्जैक्ट कट जाए वो माइनस लगा देना है आपको। और यह कितना कितना आएगा, 17 पचा 85, मतलब 58 में 5 चला गया, आंसर कितना बचा 53, ऑप्शन नंबर बी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें यूज नहीं करना है ना, वरना सुबह हो जाएगा और हम लोग एग्जाम में बैठले रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये सवाल सीजीएल का है, और लंबा चौड़ा आपको परसेंटेज भी जो दिख रहा होगा बड़ी खतरनाक ढंग से दिख रहा होगा। कुछ नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है कि 3 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर पैर नहीं है दोस्तों। हमारे टाइपिंग मास्टर आज रोमांटिक मूड में है, समझे, तो इधर उधर कर दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, कल से वो भी ट्रेंड हो जाएंगे। 3 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली वस्तुएं पर 42.84 यहाँ पे, और परसेंटेज है वहाँ पे गाय घाट के पास, परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है, 42 यानी 42.84% का लाभ होता है। दूसरी वस्तुएं पर 16.66% की हानि होती है, और तीसरी वस्तु पर उतना लंबा चौड़ा कहानी दे करके अंत में 126 रुपये का लाभ होता है। तो आपको यहाँ पढ़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये है कि दूसरी वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको बताना है। सवाल तो अच्छा है, अगर इसको अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो समय अच्छा खासा लगेगा। हम लोग कोशिश करते हैं इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। एक बात बताइए, दूसरी वस्तुएं पर कितना हानि है कितना लॉस हो रहा है, ये सवाल में आपको दे रखा है। यहाँ पढ़िए तो, दूसरी वस्तु पर 16.66% का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो पकड़ते हैं इसी को, 16.66% का हानि हो रहा है। एक बात बताइए, 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। 1/6 का मतलब क्या हुआ? और हानि हो रहा है तो माइनस, मतलब 6 रुपया अगर सीपी है, कॉस्ट प्राइस अगर 6 रुपया है, तो उसमें 1 रुपये की हानि हो रही है। 1 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही है। एक बात बताइए, 6 रुपया में खरीदे और 1 रुपया का हमको हानि हो रहा है, तो बेच कितने रुपया में रहे हैं? बताइए, 6 रुपया में खरीदे, 1 रुपया का हानि हो रही है, तो हमारा एसपी जो आएगा दोस्तों, वो तो 5 ही आएगा ना। 6 रुपया में खरीदे, 6 रुपया में क्या किए? खरीदे, और 1 रुपया का हानि हो गया, तो एसपी कितना होगा? 5 होगा। अरे यार, एसपी कितना होगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताइए, दूसरी वस्तु का ही विक्रय मूल्य पूछा है, इससे तो एक बात समझ में आया कि भाई साहब, जो भी दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य जो भी आएगा, क्या आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन वो 5 के मल्टीपल आएगा, मतलब 5 से वो कटेगा। तो बताइए, 126 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 632 कटेगा? नहीं कटेगा। 638 कटेगा? नहीं कटेगा। ये कहीं ऑप्शन, और यही ऑप्शन एग्जाम में भी था, ऐसा नहीं घर से बना कर लाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि सवाल को आसान बना दिया ना। यहाँ पे सिर्फ दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, दूसरी का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, सीपी 6, तो एक का हानि 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए 630, 5 से मल्टीपल होने का मतलब या तो यूनिट प्लेस इकाई स्थान में 0 हो, या इकाई स्थान में 5 हो। तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कहता है कि बी ए से 20% अधिक कुशल है। टाइम एंड वर्क में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वर्क डन होता है। बस यही फॉर्मूला है। इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन होता है। कह रहा है कि बी ए से अधिक कुशल है, ठीक है। ए ने कार्य करना शुरू किया और एक्स दिनों के लिए कार्य किया, फिर ए को बी से बदल दिया गया। बी शेष कार्य को x+8 दिनों में पूरा करता है। ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 2:3 है। देखिए, कार्य का अनुपात यहाँ लिखिए, वर्क का अनुपात जो है किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में वर्क का जो अनुपात है दोस्तों, वो कितना है? 2:3। 2:3। वर्क का अनुपात कितना है?
2:3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इफिशियंसी का अनुपात निकाल सकते हैं आप यहाँ सवालों से, तो कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। कह रहा है कि बी ए से 20% अधिक दक्ष है, मतलब कुशल है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। यानी ए अगर 5 यूनिट काम करता है, इफिशियंसी एक अगर 5 यूनिट है, तो इसमें से एक ज़्यादा है, किसका, बी का। तो ए की इफिशियंसी अगर 5 हम माने, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की इफिशियंसी अगर 5 है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें एक बात बताइए, यहाँ से आप हमें एक बात बताइए क्या, अरे एक यहाँ से एक बात बताइए क्या, कि वर्क आपको पता है 2:3, इफिशियंसी आपको पता है 5:6। क्या यहाँ से आप हमें टाइम का रेशियो बता सकते हैं, तो कहोगे हाँ बता सकते हैं। कैसे, तो फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी इंटू टाइम क्या होता है, वर्क डन। आपको वर्क पता है, इफिशियंसी भी पता है, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क डन बट इफिशियंसी। अरे टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क डन बट इफिशियंसी। तो यहाँ पर अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 2/5 क्या हो जाएगा, 3/6। मतलब 3/6 का कहने का मतलब 1/2, 1/2। अब रेशियो फ्रैक्शन में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5। ये हो जाएगा किसका, टाइम का रेशियो। अब देखिए ए और बी का टाइम का रेशियो रहेगा, ए को कितना समय लग रहा है, तो एक्स लग रहा है, बी को कितना लग रहा है, तो x+8 लग रहा है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, तो 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन 1 यूनिट नहीं, यहाँ पे x+8 मतलब एक की वैल्यू कितना है, 8। एक की वैल्यू कितना है, 8। और x का मान आपको बताना है, मतलब 4 का मान बताना है। तो एक का वैल्यू 8 है, तो 4 का मान बताना है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 4 यानी 32 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सवाल ठीक था, लैंग्वेज इसकी प्रॉब्लम थी, इसको आसान तरीके में आपने समझा होगा। इसको शॉर्ट तरीके से करने का यही एक अंदाज है, ठीक है। सवाल देखिए, कह रहा है ए बी और सी के वेतन 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखिए इनकम का रेशियो ए बी सी का आपको दे रखा है, ए बी और सी का इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 2:3:4। जब रेशियो दे रखा हो, और रेशियो बड़ा आसान दे रखा है, देखो देखिए परसेंटेज में 30% बढ़ रहा है, 20%, 100%। एक बात बताइए, हमको 2, 3, 4 जो है रेशियो दे रखा है ना इनकम का, हम इसको ऐसे नहीं मान रहे हैं कि ये 200, ये 300 और ये 400, इसको मान लेते हैं, क्या बुराई है, रेशियो तो फिर 2:3:4 ही रहेगा। कहोगे हाँ रहेगा। अब देखिए इसमें कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है, तो कहिएगा 30% का बढ़ा है। इसमें कितना बढ़ा है, 30% का बढ़ोतरी हुआ है। अब कहिएगा कि इसमें इसमें कितने परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है, तो आप कहिएगा इसमें 20% का बढ़ोतरी हुआ है। बहुत बढ़िया साहब। आप कहिएगा कि भाई साहब इसमें कितने की बढ़ोतरी हुआ है, तो कहिएगा इसमें 10% की बढ़ोतरी हुआ है। क्लियर है। तो अब जो इनकम का रेशियो बनेगा इंक्रीज होने के बाद, देखिए 200 का 30% बढ़ेगा, तो परसेंट से तो ये खत्म हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गया, मतलब 30 × 2 60, और 200 पहले से, यानी कितना हो गया, 260। रेशियो दे दीजिए, फिर ये परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दीजिए शॉर्ट में बनाने के लिए, बचा 20 × 3 60, ये हो जाएगा 360। ठीक है, आगे देखिए परसेंट से ये 2 जीरो खत्म कर दीजिए, कितना बना, 40, ये हो जाएगा 440। यहाँ से सब जीरो जीरो काटिए, तो बनेगा कितना, इसको 13×2 = 26, 18×2 = 36 और 22×2 = 44। 13:18:22 आपका आंसर बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, 13:18:22। कोई दिक्कत, आप अगर चाहें तो 200, 300, 400 नहीं माने, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा माना है। एग्जाम में आप भी ऐसा मानिएगा तो फिर मज़ा आएगा। सवाल देखिए, देखने में भयानक लग रहा होगा आपको, कैसे कैसे बनाएं, क्यूब करना पड़ेगा। 16 का क्यूब कौन जानता है, कुछ नहीं करना है, 16 का क्यूब निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। आप सिर्फ देखिए क्या है, सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे क्या, कि अगर ए प्लस, ध्यान दीजिएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये जीरो हो, ए प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो, जीरो हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नोट डाउन कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, है ना। इसके बिना अलजेब्रा अधूरा है, रेलवे का एग्जाम हो। अब कहिएगा कि भाई साहब रेलवे का सेट करा रहे हो और CHSL CGL का क्वेश्चंस करा रहे हो, क्या फ़ायदा, फ़ायदा है।
एक तो एनटीपीसी में सीटें बहुत कम आई है, दूसरा कंपटीशन दिन से दिन बढ़ रहा है। तो आपको टीसीएस के द्वारा जो एडवांस सवाल पूछा गया है, जो रिसेंट सवाल पूछा गया है, वो आपको करना पड़ेगा, और मैं वही कराऊंगा और आपको करना ही पड़ेगा। नहीं कैसे कीजिएगा भाई साहब? सब्सक्राइब कर दिए है ना? बहुत बढ़िया साहब। याद कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो हमेशा 3abc के बराबर होगा। अब जरा देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1.6 माइनस 0.9 और माइनस 0.7। मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए क्या है, ये ए है। इतना लिखना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप तो तुरंत पकड़ लीजिएगा। ये बी है और ये क्या है, सी है। तो जरा ये तीनों को जोड़ के आप देखिए तो जीरो आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़िए तो कहिएगा हाँ। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 7 16 मतलब 1.6, नेगेटिव में 1.6, यहाँ पॉजिटिव में कट के हो गया जीरो। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जीरो हो रहा है। ये ना कंफ्यूज होना कि यहाँ नेगेटिव है भाई साहब। प्लस को जैसे मान लो कि माइनस एक्स लिखा हुआ है, या मान लो यहाँ पे y माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं y प्लस माइनस एक्स? दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, यानी माइनस को हम प्लस में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस जो होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस जो होता है यानी प्लस माइनस माइनस होता है। तो y माइनस एक्स को हम y प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। क्लियरली? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, तो डायरेक्ट 3abc फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे? तो कहिएगा हाँ लगा दीजिए। तो 3 गुना ए कितना है 1.6, बी कितना है 0.9 नेगेटिव में, और सी कितना है माइनस 0.7। क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए ऑप्शन जरा देखिए तो। एक बात बताइए, जब ये सबको गुना करेंगे तो एक माइनस आपको यहाँ दिख रहा है, एक माइनस आपको यहाँ दिख रहा है। गुना में जब दो माइनस रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव जितना भी ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसको काहे नहीं डिलीट कर देते हैं इतना देर से? अगर कह रहे हैं आपको कि डिलीट कर दीजिए, आप मान ही नहीं रहे हैं। इसको डिलीट कीजिए, नेगेटिव नहीं आएगा, इसको भी डिलीट कीजिए, काम खत्म हो गया। काम क्या हो गया? खत्म हो गया। ऑप्शन हमें लग रहा है क्या होगा, आप ही बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के बाद। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1.6 है, इसको ये 3 को भूल जाइए आप। 1.6 है, 0.9 है और गुना 0.7 है। हम मान लेते हैं गुना करने के बाद कुछ भी आया, लंद फंद देवानंद कुछ भी आया यहाँ पे, तो क्या ये जो दशमलव लगेगा 3 डिजिट के बाद ही दशमलव लगेगा जी? तो हाँ लगेगा। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आंसर निकाले, खटाखट आगे बढ़ गए। देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में 7800 रुपया तथा 5 वर्ष में 11,232 रुपया हो जाती है, तो प्रतिशत दर क्या होगी, ये आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल और बार बार रिपीटेड सवाल होता है। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल पी है, सवाल कह रहा है कि 3 साल में 3 ईयर्स में 3 साल में जो है ये पैसा 7800 रुपया हो जाती है। 3 साल में क्या होता है 7800 रुपया, और यही पैसा 5 साल में जो है दोस्तों, 5 साल में जो है दोस्तों ये हो जाता है 11,232 रुपया। आप क्या कीजिए, इसको रेट निकालना है आपको, तो आप क्या कीजिए, सबसे बढ़िया है कि इसका आप रेशियो ले लीजिए। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये कितने साल का है? तो कहिएगा ये 2 साल का गैप है। ये जो गैप दिख रहा है वो कितने साल का दिख रहा है? 2 साल का गैप दिख रहा है। आप रेशियो लीजिए। जब रेशियो लीजिएगा दोस्तों, इसको काटिएगा, 78 से काटिए तो ये 100 आएगा 100, और इस 2 इसको 78 से काटिएगा तो आएगा आपका 144। ठीक है, कितना आएगा 144 आएगा ही आएगा, परफेक्ट है ना? तो 2 साल का आपका ये रेशियो आ गया। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल से 1 साल आना रहता है तो आप जानते हैं, आप फॉर 1 ईयर 1 साल के लिए अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं, रूट अंडर लेते हैं। तो रूट अंडर 100 और रेशियो रूट अंडर 144। तो रूट अंडर 100 कितना हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 12। तो आप देखिए 10 से 12 हुआ, कितना का बढ़ोतरी हुआ? 2 का। रेट निकालना ना हमें, रेट परसेंट। तो 10 से 12 हुआ, यानी 2 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे? तो कहिएगा 10 पे हुआ। परसेंट निकालना है हमको, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आप काटिएगा, कितना आएगा 10 गुना 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है। एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, आप हालांकि जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप सीख लीजिए, अगर जान रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कैसे?
मान लीजिए कि ये एक लड़का है, इसका नाम क्या रखें हैं? इसका नाम रख देते हैं लफंदर। लफंदर नाम का एक लड़का है, लफंदर नाम का ये लड़का है, ठीक है। और एक लड़की है, इसका नाम रख देते हैं ब्यूटी। ये लड़की है, इसका नाम है ब्यूटी, ठीक है। सपोज कीजिए, आप मान लीजिए कि आज आज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज में आज आज मान लीजिए ये लड़का का उम्र है 65 साल। कहोगे लड़का है ही, अरे मानने में क्या जाता है, 65 साल ये लड़का की उम्र है, और ये लड़की की उम्र है 72 साल, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बात बताइए, एक बात बताइए, आज से अच्छा एक बात बताइए, दोनों में एज में डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है? या मान लीजिए आप ये इसको 60 कर दीजिए आसान करने के लिए, क्या दिक्कत जाता है, समझने की बात है। ये मान लीजिए 60 साल का है और ये 72 साल का है, तो एज का डिफरेंस कितना है? 12 साल का है ना। आज एज का डिफरेंस कितना है दोनों में? 12 साल का है। मैं अगर आपसे कहूं कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना रहेगा, आप ये बताओ। तो एक कहोगे कि भाई साहब 5 साल के बाद तो ये लफंदर भी बढ़ेगा बढ़ेगा ना, कि 5 साल तक ये रुकल रहेगा, 5 साल के बाद इसका भी एज बढ़ेगा, और 5 साल के बाद 5 साल इसमें भी एज बढ़ेगा, तो 5 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 65 साल। और 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 77 साल। तो मुझे बताइए अब दोनों में एज कितने का डिफरेंस है? अभी भी तो 12 साल है। देखिए यहाँ भी 12 साल एज डिफरेंस था और यहाँ भी 12 साल एज डिफरेंस है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर प्रेजेंट एज का रेशियो में, या प्रेजेंट एज में किसी 2 3 4 5 ग्रुप में किसी भी कोई एज है, प्रेजेंट एज के बीच में जो गैप है वो ताउम्र वही गैप रहेगा, चाहे आप कितना साल कैलेंडर पीछे आगे कर लें। अगर ये कंसेप्ट समझ गए, देखिए सवाल कैसे चुटकी में बनता है, दिखाएं। चलिए देखिए, पहले इस सबको हटाते हैं, देखिए सवाल कैसे बनाते हैं। आपको दे रखा है सवाल में, क्या दे रखा है भाई, कि एक माँ है, माँ को एम लिख देते हैं और डॉटर को यानी बेटी को डी लिख देते हैं। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु, मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की। तो प्रेजेंट एज जो है दोस्तों, वो मान लेते हैं 7:1 है। क्या है? 7:1 दे रखा है आपको। कह रहा है कि 5 साल के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, 5 साल के बाद होगा 4:1। तो मुझे एक बात बताइए, अगर प्रेजेंट एज में दोनों के बीच में गैप कितने का है, दोनों के बीच में गैप कितने का है, बताइए कितने का गैप है? तो आप कहिएगा कि 6 का गैप है, 6 यूनिट मान लीजिए, 6 साल मान लीजिए, क्योंकि रेशियो में है तो एग्जैक्ट तो नहीं मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, 6 का गैप है। और 5 साल के बाद जो रेशियो 4:1 हुआ है, इसमें गैप कितने का है? तो कहेंगे इसमें 3 का गैप है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना, कैसी नाइंसाफ़ी है भाई। मैंने अभी तुरंत बताया है कि भाई साहब, अगर प्रेजेंट एज का रेशियो में जितना डिफरेंस होगा एज का, ताउम्र उसी डिफरेंस होगा, जितना साल आप बढ़ेंगे या जितना साल आप घटेंगे, एज के बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला। यहाँ 3 साल है, यहाँ 6 साल है, हम क्यों ना इसको 6 बना दें, तो इसको 2 से गुना करेंगे। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद एक्चुअल रेशियो होना चाहिए कितना? 8 रेशियो, देखो 4 गुना 2 8:2। और यहाँ पे रेशियो परसेंटेज में कितना है? 7:1। तो अब आप देख रहे हैं, जैसे ही इसको हम बैलेंस किए, इक्वल किए, देखिए 7 से 8 कितना बढ़ा है? 1। 1 से 2 कितना बढ़ा है? 1। समझ रहे हैं? यानी 1 साल बढ़ा है। कितना बढ़ा? ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। यानी 1 साल बढ़ा है, 1 साल बढ़ा है। लेकिन सवाल में दे रखा है 5 साल बढ़ा है, तो ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 साल। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 साल। अब आपको बोल रहा है कि वर्तमान आयु में अंतर, तो वर्तमान आयु 7:1 है, तो दोनों में अंतर कितने का है? 6 का। अब एक जो है 5 साल के है, तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 6 गुना 5 करेंगे तो 30 साल आपका आंसर हो जाएगा। इतना करने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है, बताइए? मन करे तो यहाँ से ये काम कीजिए, 1 की वैल्यू 5 है, तो ये मदर का 7 है ना, तो 7 5 35, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 35 साल। और ये 1 है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 साल। 1 गुना 5 करेंगे 5 न होगा जी, 5 साल। अब दोनों में डिफरेंस लेना है, तो 35 माइनस 5 करके तो भी 30 आएगा। हम ऐसा नहीं किए, हम 7 में से 1 घटा के 6 निकाले, उसी में से 5 से गुना कर दिए, हो गया, बात खत्म है। बढ़ते हैं भैया अगला प्रश्न में। कह रहा है 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है। पहले तो एक बात फॉर्मूला बताइए। BC/A होता है, BC/A होता है क्या?
BC बटे A होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपात। अगर नहीं याद है तो याद करने की जरूरत भी नहीं है इसको, ठीक है। बोलिए कैसे। तो एक बात बताइए, 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात आपको नहीं पता है, निकालना है ना। तो मान लीजिए x है, एक बात बताइए 12, 18 और प्रोपोर्शन ऐसे होता है 6, रेशियो चतुर्थानुपात पता नहीं है, मान लीजिए x। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 12/18 और ये हटेगा बराबर 6/x। यहाँ से हमें चतुर्थानुपात यानी x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करना होगा, 18 गुना 6 ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 12 गुना x, तो x का वैल्यू क्या होगा 18 गुना 6/12। जरा बताइए BC बटे ये जो हम लिखे हैं कुछ अलग लिखे हैं, वही तो लिखे हैं। याद है तो ठीक है, नहीं याद है देखिए ये A है, ये B है और ये C है। 18 गुना 6 BC/A 12 दिख रहा है ना आपको, वही चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आ गया कितना 9, यानी यहाँ इसका जो है चतुर्थानुपात आ गया, कितना आ गया ये 9 आ गया, 9 आ गया। कह रहा K और 6 की तृतीय अनुपात के बराबर है। तृतीय अनुपात क्या होता है दोस्तों, तृतीय अनुपात होता है B² बटे A। तृतीय अनुपात क्या होता है B²/A, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे B कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, बट्टे क्या होगा K। और दोनों बराबर है, मतलब ये जो 9 निकला है ये इसके बराबर है। तो यहाँ से काट दीजिए 9 चौक 36, यानी K के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। यही आपको तो पूछा है, K का मान बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात और 5 और 3 के बीच तृतीयानुपात में अंतर ज्ञात करना है, यही काम करना है। मध्यानुपात इसीलिए हम बोले इसको मिडिल प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये भी याद रखना है। मिडिल प्रोपोर्शन होता है दोस्तों √AB, मध्यानुपात क्या होता है √AB। यहाँ पे A कितना है 18 और 1.8 है और B कितना है 3.2 है। तो रूट करेंगे 1.8 गुना 3.2, 18 दूना 36 की 6 बजा 3, 18 54 357 यानी 5.76 का रूट होगा ये 2.4, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो इसका रूट होगा 2.4। अब 5 और 3 के तृतीयानुपात, तृतीयानुपात क्या होता है B²/A, यानी 3 गुना 3/5 यानी 9/5। अब दोनों का डिफरेंस लेना है, किसका किसका, इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस आपको लेना है। तो या तो इसको आप दशमलव में कन्वर्ट करो, या आप ऐसा ऐसा करो कि 2 पॉइंट यानी 2.4 को हम 24/10 तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसको लिखो 24/10, अब माइनस कर दो 9/5 में से, बड़ा आसान हो जाएगा। एलसीएम 10 आ जाएगा, 24 - 18 यानी 6/10 आ जाएगा, 0.6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। बढ़िया, अगले प्रश्न में वही आया फालतू सवाल अभी उन्होंने बताया भाई साहब, क्या A और B की वर्तमान आयु का अनुपात आपको 7:8 दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु जो है 8.4 हो जाती है। 6 वर्ष के बाद इसकी अनुपात जो है 8.4 हो जाती है। यहाँ पे प्रिंट गलत हो गया दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, है ना। देख लेते हैं इसमें सही क्या है, देखते हैं। हमें तो लग रहा है कि गलत हो गया है, कोई बात नहीं। अगर इसी से बनाना हो तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। 8.8/4 है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का है। इसको 4 गुना करना पड़ेगा, तो 4 गुना करना पड़ेगा तो क्या होगा 28, और 4 गुना करना पड़ेगा कितना होगा 32, और ये होगा 8:4। तो ये नहीं नहीं होगा, ये कुछ टाइप में जो है इधर उधर हुआ है दोस्तों इसमें, है ना। देख लेते हैं इसको, 1 मिनट रुकिएगा। बस तनी सी बात है भाई साहब, टेंशन की बात नहीं है। 8:9 है दोस्तों यहाँ पे, है ना। 8:9 कर लीजिएगा, 8:9, तब तो आसान हो गया। 8:9 होगा और आपका बड़े आसानी से यहाँ पे बन जाएगा। ये तो और सिंपल हो गया। प्रेजेंट एज कितना है 7:8, वरना आंसर नहीं आता ना, ऑप्शन में मैच नहीं करता, इसीलिए हमने देख रखा। और कह रहा है कि 6 साल के बाद जो है रेशियो हो जाता है 8:9। एक बात बताइए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 1 का, तो हमको बराबर करने की यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने बताया है कि प्रेजेंट एज का जो एज का डिफरेंस होगा वही ताउम्र चलता रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, कितने बढ़ रहा है तो कहोगे 1 बढ़ रहा है। अगर इधर 1 बढ़ेगा तो इधर भी 1 ही बढ़ेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपके हिसाब से 1 बढ़ रहा है, सवाल में कह रहा है कितना 10 वर्ष बढ़ रहा है, तो यानी 1 का वैल्यू कितना है 10 साल। अब सी का वर्तमान आयु जो है कितना है 6 साल, सॉरी 6 साल बढ़ रहा है।
एक का वर्ग 6 साल बढ़ रहा है। अब कह रहा है, एक बात बताइए, तो इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? एक का 6, ये हो जाएगा 42 साल, यानी ये ए है और ये बी है। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:8। एक का वैल्यू 6 है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 7 गुना 6, 42 साल। सवाल में कह रहा है सी जो है ना, ए से 10 साल बड़ा है, तो ए का उम्र 42 साल है। अब इससे 10 साल बड़ा है कौन? सी। तो 10 साल इसमें जोड़ दीजिए। जब 10 साल जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52 साल आ जाएगा। 52, यहाँ पे 62 लिखा गया है, आप थोड़ा चेंज कीजिएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा आज का कहानी ख़त्म हुआ है, आपके सामने में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला वीडियो था, अगर कुछ गलत हो गया होगा तो आप ये समझिएगा कि अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हमारे साथ साथ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे कोई टीचर है नहीं दोस्तों, आराम से सब दोस्त मिल करके पढ़ेंगे लिखेंगे। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स जो भी हैं आपके, जो भी जान पहचान के हैं, जो भी हमारे साथ प्रश्नों का श्रृंखला के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि हमारा रीच बढ़ेगा, थोड़ा सा मज़ा आएगा, प्रोत्साहन मिलेगा। हम लाइव क्लास लेके आएंगे दोस्तों, है ना, हम लोग लाइव पढ़ेंगे, आपको रूटीन मिल जाएगा। हर एक इंसान, हर एक जो यहाँ पे ग्रुप है, वो अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के आएगा, और लाइव इंटरेक्ट के साथ हम लोग मज़े मज़े करते करते पढ़ लेंगे। टेंशन की बात नहीं है, आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।